नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 19 नवंबर 2022 है और पिछले कई दिनों से मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन को लेकर, तैयारी को लेकर जो भी इश्यूज हैं, हर्डल्स हैं, वो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी समस्याएं जो हैं वो शेयर की हैं। उनको थोड़े बहुत सुझाव भी मैंने दिए हैं और थोड़े बहुत इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताया, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट, लेट्स से, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कैसे समय अपना काम करता है, कैसे समय के साथ हम काम कर सकते हैं, कैसे हम समय योगी बन सकते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर अलग से वीडियोस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे जो भी XYZ, राइट, इट डजेंट मैटर, तैयारी के साथ जुड़ी हुई कि कैसे एग्जामिनेशन को अप्रोच, जो भी हैं, फील फ्री टू राइट इट डाउन। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी हर्डल्स हैं उस पर मैं डेडिकेटेड एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, या फिर वीडियोस भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट की जो बात है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के अंदर वो बातचीत हो गई, उसके लिए हम वक्त लेंगे, राइट। 3-4 वीडियोस भी हो सकते हैं, 5 वीडियोस भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है, आई एम वर्किंग ऑन इट। टाइम मैनेजमेंट तो एक एग्जाम्पल था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ अनदर एग्जाम्पल। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी दोस्तों, ट्रस्ट में। आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आज तक कभी नहीं आए होंगे, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा यूट्यूब देख लीजिए, पूरे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, सारी की सारी देख लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो कभी बनी ही नहीं हैं। आज तक कभी किसी ने वो चीज़ बनाई नहीं है, और जब वो चीज़ें आप देखेंगे, जब उन बातों को आप जानेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, दिस इज़ गोल्डन सूत्रा। बट एनीवे, इनफ अबाउट दैट थिंग। यहाँ पर कोई प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, राइट। और ये सारी चीज़ें वैसे भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स खरीदने के लिए आपको बाद में बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं कि आपके जो भी हर्डल्स हैं, इश्यूज़ हैं, आप वो मुझे लिख कर इस ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ बस हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, जो छोटे बड़े कदम हम उठा सकें। पेड़ उगाना अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग पेड़ उगाते हैं? कितने लोगों ने जाकर नज़दीक के किसी एरिया में, खाली एरिया में, वहाँ पर एक सीड प्लांट किया या फिर छोटा सा पौधा लगाया, और हर रोज़ 2 मिनट 5 मिनट निकाल कर उसमें थोड़ा पानी डाला। इतना एक छोटा सा स्टेप है ना, अगर ऐसे जस्ट 50 या फिर 100 स्टूडेंट्स भी अगर एक एक पेड़ लगाए तो 100 पेड़ हो जाएंगे ना। एक पेड़ ना लगाने मीन्स कोई पेड़ ना लगाने से अच्छा है कि 100 पेड़ लगे, और क्या पता आपको देखकर और 1000 लोग, 50,000 लोग आ जाए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूरियसली एजुकेशन का नाम या फिर प्रशांत सर ने ये कहा, ये ऐसा नहीं है, ये हम सब की बात है। आप खुद उनको मिशन लाइफ के बारे में बताइए, सरकार ने मिशन लाइफ के बारे में हमें बताया, मैं सभी को बता रहा हूँ, आप दूसरे लोगों को बताइए। इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर आवर प्लानट। तो इसमें कोई मार्केटिंग या फिर कोई किसी का टैग वैग, नाम बाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जो हो सकता है वो कीजिए। मेरे से जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और यही आशा है कि आप भी ऐसा करेंगे। ओके दोस्तों, आज हमारे टेबल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आज सैटरडे हैं और हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड अगेंस्ट टेरर के बारे में। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, कुछ समय पहले की ही बात है। ग्रे लिस्ट, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैं, इसके अलग अलग लिस्ट हैं, तो इसमें एक ब्लैक लिस्ट भी है। ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश आ गया तो फिर उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी, उसको कहीं से भी पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। ग्रे लिस्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट से पहले का एक लिस्ट है, थोड़ा कम है। ब्लैक इज टॉप, ब्लैक से थोड़ा हल्का फुल्का है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में भी कोई देश होता है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, खास करके पैसों को लेकर। उनको जल्दी से लोन नहीं मिलेगी,
जल्दी से कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पाकिस्तान एक लंबे समय से ग्रे लिस्ट में था, और पाकिस्तान ऐसा देश है जो पहले ग्रे लिस्ट में आ चुका है, फिर निकल गया, फिर आ गया, फिर निकल गया। तो ऐसा पाकिस्तान का चलता रहता है। अब ये ग्रे लिस्ट किसका है? ये है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। FATF क्या है? FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। सारी चीज़ें प्रशांत मामनी सर थोड़ी सिखाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, इज़न्ट इट? तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा FATF के बारे में। इसके ऊपर से प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रश्न ना भी पूछा जाए तो भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि FATF क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है दोस्तों। तो इसकी वेबसाइट पर जाइए, आप देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है या फिर फ्रैंकफर्ट में है या फिर लंदन में है या फिर न्यू दिल्ली में है, कहाँ पर है देखिए इसको, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से देश इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, थिंग्स लाइक दैट, कैसे ये डिसीजन लेता है। ये इतनी बेसिक चीज़ें जानने के लिए 5-10 मिनट से ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और नेक्स्ट टाइम जब FATF फिर से न्यूज़ में आए, फिर से उस वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद फिर से आया, फिर से वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद फिर से जाइए, 3-4 बार आप उसकी वेबसाइट में जाकर ये डिटेल्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद कोई भी मीन्स उसके बाद आपको FATF की वेबसाइट पे जाना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको पता चल ही जाएगा कि इतनी बेसिक चीज़ें हैं। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो फिर जाइएगा, वरना फिर 3-4 बार आप उसको देख लेंगे टाइम टू टाइम। दैट्स इट, यू आर डन। FATF वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, मीन्स एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, या फिर एक चीज़ के बारे में आपको पता चल गया। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, ये स्मार्ट तरीका है प्रिपरेशन का। ओके तो FATF जो है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? आपके जो कपड़े हैं, वो जब आप किसी पार्टी में लेट्स से शेरवानी आपने पहनी, या फिर जो लड़कियों के ड्रेस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेट्स से कोई अच्छी सी एक्सपेंसिव जो वर्क वाली साड़ी हैं वो आपने पहनी, राइट? तो अगर वो जो साड़ी हैं तो उसमें थोड़े बहुत दाग लग गए, 3-4 बार आपने पहनी, आई डोंट नो कितनी बार पहना जाता है उसको, मीन्स बट जनरली शेरवानी और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर 1-2 घंटे पहनी है तो फिर हम फिर से उसको रख देते हैं, राइट? और फिर अगर पूरा दिन पहनी है तो फिर आपको उसको ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ेगा। तो जब हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं तो वो जो जगह उसको क्या कहते हैं? हम लॉन्ड्री कहते हैं। लॉन्ड्री क्या करते हैं? हमारे मैले कपड़े जो हैं उसको साफ़ करके हमें दे देते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि जो ब्लैक मनी है, काला धन जो है, उसको चमका कर सफ़ेद करके आपको दिया जाता है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपके डॉलर्स के नोट जो हैं इसको कोई वॉशिंग मशीन में डालेंगे। इसका मतलब ये है कि लीगली उसको ब्लैक मनी जो है आप किसी को देंगे, हवाला जो ये कंपनीज होती हैं उनको देंगे आप, वो आपके कैश ले लेंगे, फिर वो किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे वो पैसे, फिर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगा, ये होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, थोड़ा कमीशन लिया जाएगा। 100 करोड़ है तो आपको वापस 90 करोड़ मिल जाएंगे, या फिर लेट्स से आपको 85 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे, आपके 15% वो काट लेंगे। अगर टैक्स पे करते तो आपको लेट्स से 30%, आपके पास 70 करोड़ रहते और सरकार रफली स्पीकिंग 30 करोड़ से लेकर चली जाती। लेकिन सरकार की सारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पैसे जो हैं टैक्स में नहीं देने हैं, आपको तो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखने हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है। फिर टेरर फाइनेंसिंग, नाम से ही पता चल गया कि टेररिज्म के लिए जो पैसे, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसको चलाने के लिए उसको अलग अलग सोर्सेज चाहिए। कंपनी को चलाने के लिए उनको कहीं से तो पैसे आने चाहिए। तो इजी पैसे कहाँ से? तो कि अगर टेररिज्म मेन आपका एजेंडा है, लेकिन फिर पैसे चाहिए तो आपको हर बार चैरिटी में पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसे कुछ इलीगल बिजनेसेस करेंगे, हथियार बेचेंगे, ये वो, तो उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो FATF जो है वो इस प्रकार से नज़र रखता है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ एक इसके बारे में बता दी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने न्यू दिल्ली में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम है नो मनी फॉर टेरर। और अगर आप रेगुलरली द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको पता होगा इससे पहले भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, और उसके बाद एक आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में ये ऐसी भी मीटिंग्स होने वाली हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया है कि वे सारे देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो उनको एक कीमत चुकानी पड़नी चाहिए, उनको कीमत चुकानी होगी। हमें ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी है कि कोई देश अगर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है
तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत उस देश को चुकानी पड़े। और कीमत का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस देश को कुछ किसी दूसरे देश को पैसे देने पड़े। इसका मतलब ये है कि उस देश पर इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो देश जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचे। इट्स लाइक अगर मर्डर का कोई लॉ ही नहीं होता, यानी कि अगर मर्डर कर देते और कोई कानून ही नहीं होता, तो फिर लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पर मर्डर कर देते कि भाई यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर किसने रखी, मैंने रखी, उसको मार डाला, क्योंकि मर्डर का कोई लॉ नहीं है, तो कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है कि आप टेररिज्म करते जाइए और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे लोग नहीं जी सकते। इसलिए लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ एक डिटरेंस के तौर पर काम करता है। लॉ एक ऐसी चीज़ है जिससे लॉ के भय की वजह से भी बहुत सारे क्राइम्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे देश हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि वो फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति में टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं कौन सा वो देश है। उन्होंने कहा कि ये देश जो हैं ये पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। तो इन सारे देशों को एक कीमत चुकानी होगी और कीमत चुकानी पड़नी ही चाहिए। इन सारे देशों को दे शुड बी ए कॉस्ट, दे शुड पे फॉर व्हाट दे आर डूइंग। यही चीज़ जो है वो कहना चाहते हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे जो टेररिस्ट्स हैं तो उनको सिंपैथी, यानी कि उनसे सहानुभूति रखते हैं। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, और पाकिस्तान ने बार बार, खास करके पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का और टेररिज्म यानी कि एक विचारधारा का भी इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ एक लंबे समय से करता आया है। और इसी वजह से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ऐसे दूसरे बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में फले फूले हैं और आज भी जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव हैं। हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने ये बताया कि टेरर एक्टिविटीज़ में हमारे देश में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, एक गिरावट आई है। जितने भी थिएटर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के अलग अलग जगहों पर जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिव थे, तो वहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक अच्छी बात है। दिस इंडिकेट्स के हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो एक अच्छे तालमेल में काम कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल टेरर फाइनेंस के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए, भड़काने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो इस पर भी सभी देश को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ पाकिस्तान जो है उसने क्या किया कि ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए उन्होंने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्लो डाउन कर दिया, उसको थोड़ा पॉज मोड में डाल दिया। अब FATF के ग्रे लिस्ट में से बाहर निकल गया है। अब धीरे धीरे एक्टिविटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने नाम लिए बिना चाइना का भी मीन्स उनका उल्लेख नहीं किया चाइना का, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना बार बार ऐसे टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन पर एक्शन लेने की बात आती है, पिछले कई बार हमने देखा इंडिया और USA ने मिलकर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्शन लेने की बात, प्रस्ताव जब रखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया। तो इस प्रकार के देश जो हैं उनको भी एक कीमत जो है, क्योंकि आप ऐसे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं जो टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये सारे देशों के लिए एक प्रकार की चेतावनी, लेकिन इसमें ऐसा है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। USA, फ्रांस, चाइना, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देश, छोटे, सभी। लाइक टेररिज्म जो है वो क्लाइमेट चेंज के बाद, क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी पृथ्वी के लिए ख़तरा है। इट इज़ नंबर 1 डेंजर। और नंबर 2 पर इंसानों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है दैट इज़ टेररिज्म। तो क्लाइमेट चेंज के बाद नंबर 2 पर मेरी समझ जहाँ तक है वहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि टेररिज्म जो है वो क्लाइमेट चेंज के बाद सेकंड नंबर पर आता है।
क्योंकि आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ऐसा कह सके कि हम टेरर फ्री हैं। उनको हमेशा खतरा रहता है। और सिर्फ टेररिज्म ऐसा नहीं है कि कोई सुसाइड बॉम्बर आ गया और उसने लोगों को मार दिया। आजकल का टेररिज्म तो इंटरनेट पर खेला जाता है कि आपके, जैसे हमारे मुंबई की बात करें तो मुंबई में 2020 में चाइना ने क्या किया, चाइनीज़ हैकर्स ने हमारे यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया, लाइट्स चली गई, और वो कुछ दिनों तक कुछ एरियाज़ में जो ब्लैकआउट था उसकी वजह से जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, वो एक फाइनेंशियल टेररिज्म था। तो हर प्रकार का जो टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में प्रॉब्लम यह है कि आज तक टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो हम तय नहीं कर पाए। तो यू कैन इमेजिन टेररिस्ट कितने आगे निकल गए, और टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए जो इंसानियत है वो कितनी आज पीछे रह गई है। दुखद बात है ये। न्यू डॉन इन स्पेस, डॉन का मतलब होता है सवेरा, राइट। तो ये ट्रिब्यून का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 2 years after the center opened the space sector for private players, 2 साल पहले भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस सेक्टर जो है उसको खोला, और 2 साल के अंदर एक रिजल्ट हमें देखने को मिला। एक 4 साल पुराना स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, उसने एक रॉकेट डेवलप किया दोस्तों, और इस रॉकेट को सक्सेसफुली जो इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और ये फ्लाइट जो है इसका नाम है विक्रम एस, और ये एक मिशन प्रारंभ जो है, प्रारंभ यानी कि एक शुरुआत। तो मिशन प्रारंभ से स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एक नई शुरुआत जो है वो हो चुकी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन पर। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ओके, इसमें 3 पेलोड्स थे, यानी कि 3 सैटेलाइट्स थे। 2 डोमेस्टिक कस्टमर्स के थे, एक फॉरेन क्लाइंट का था। और इसमें एक फन सेट भी है। फन सेट जो है ये 2.5 किलो का, सनी देओल का हाथ नहीं है, यह 2.5 किलो का एक पेलोड है, यानी कि एक सैटेलाइट है जो चेन्नई बेस्ड एक एरोस्पेस स्टार्टअप है स्पेस किड्स। तो ये स्पेस किड्स ने इसको डेवलप किया, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया, यूएसए, सिंगापुर और इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स ने मिलकर इस स्पेस किड्स के जो ये चेन्नई बेस्ड जो कंपनी है, तो उसमें मिलकर ये स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया। तो इसका नाम है फन सेट, राइट। तो इसको भी लॉन्च किया गया। विक्रम एस जो है, विक्रम एस लॉन्च इज़ अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नई शुरुआत है। और अभी तक क्या था कि हमारे देश में सिर्फ इसरो की ही मोनोपोली थी। इसरो एक सरकारी कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, प्राइवेट से भी अच्छा काम करती है। तो हमारी दूसरी ऐसी सरकारी कंपनीज को देख लीजिए और इसरो को देखिए, कोई मानेगा नहीं कि इसरो जो है वो सरकारी कंपनी है। इतना प्रोफेशनलिज्म, इतनी अच्छी तरीके से काम करती हैं। इसके पीछे भी रीजंस हैं कि डायरेक्टली ये पीएमओ के द्वारा हैंडल की जाती है, राइट। इसमें वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। बट एनीवे, दूसरी कंपनीज के बारे में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, दूसरी सरकारी कंपनीज के बारे में, बट वो एक अलग विषय है। यहाँ पर एक बात आई है तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोचने के लिए फूड फॉर थॉट है। तो अभी इसरो की ही मोनोपोली थी, लेकिन अब ये विक्रम एस के आने से फिर अब प्राइवेट प्लेयर्स भी धीरे धीरे आएंगे। और इसरो की अच्छी बात यह है कि इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं, इनके पास जो लॉन्च पैड और सारी चीज़ें हैं, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए इसरो जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है कि आपको सैटेलाइट और ये सारी चीज़ें लॉन्च करनी है, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, पूरी मदद करेंगे, राइट। आप अपने ये व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें लेकर आइए, हम सारी मदद करेंगे आपको। तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। अब सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनीज को तैयार कर रही हैं। और ये जो विक्रम है, तो विक्रम एक स्मॉल सैटेलाइट मार्केट जो हम कवर करना चाहते हैं। क्या होता है कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स अगर 5-6 देशों को लॉन्च करने हैं तो फिर उनको राह देखनी पड़ेगी कि कोई बड़े बड़े सैटेलाइट्स जब लॉन्च होंगे तो उनके साथ उनको फिट किया जाएगा, तो उनकी डेट के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन अगर छोटे छोटे व्हीकल्स आ जाए, इट्स लाइक एक बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर आपको ए से बी, एक ए सिटी है और बी सिटी है, तो यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको बस की राह देखनी पड़ेगी कि अगर बस में लोग दूसरे पैसेंजर्स आएंगे तभी बस चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो 2 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी कार्स वहाँ पर चलने लगे कि कोई एक कार जा रही है, 3 पैसेंजर हो गए, तो ड्राइवर बोलेगा चलो मैं आपको लेकर जाऊँगा, इतना भाड़ा होगा, आप कहेंगे चलो। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क।
कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, छोटे छोटे व्हीकल्स के इस्तेमाल करते हुए इसको लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड स्काई रूट has ambitiously declared that launching satellites into space will soon become as easy as booking a cab। जैसे हम कैब बुक करते हैं उतना ईजी हो जाएगा आने वाले समय में, ऐसा स्काई रूट नाम की एक कंपनी कहती है। दूसरी एक प्राइवेट कंपनी है, चेन्नई बेस्ड है, ये अंगिकुल कॉस्मोस, और ये भी एक टेस्ट रॉकेट जो है मीन्स एक रॉकेट जो है इसको एंड ऑफ दिस ईयर लॉन्च करने वाली हैं। तो दिस इज़ अ न्यू एरा। अब पहले ऐसा था कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो सोवियत एरा में काफ़ी हमने तरक्की की, लेकिन फिर ये एस्पियोनाज और ये सारे केसेस आ गए। बट एनीवे अब फिर से चीज़ें जो हैं वो नई दिशा में जा रही हैं। जून में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अहमदाबाद बेस्ड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर को लॉन्च किया। ये इन स्पेस जो है ये हमारे देश का स्पेस रेगुलेटर है। ये कहाँ पर बेस्ड है? अहमदाबाद, गुजरात में। और ये एक ऑटोनोमियस सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो हमारे देश में स्पेस सेक्टर के प्रमोशन, एंकरेजमेंट, इसी के साथ स्पेस एक्टिविटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ों को तय करेगी। और इन स्पेस जो हैं, इन स्पेस सेफ्टी, एफिशिएंसी, एफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी मेक श्योर करेगी। और अब नई स्पेस पॉलिसी का वक्त आ चुका है कि भारत सरकार एक नई स्पेस पॉलिसी लॉन्च करे ताकि हम नई कंपनीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर सके एंड वी कैन डेवलप आवर स्पेस सेंटर के फ्यूचर में भारत जो है एक ग्लोबल प्लेयर बन जाए स्पेस सेक्टर का। दैट्स व्हाट वी वांट, और इसी दिशा में चीज़ें हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेलेडी एंड रेमेडी, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इट्स अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम कैसे काम करता है आप जानते हैं, तो उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। कॉलेजियम सिस्टम जो है तो ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने एक अपनी क्रिटिकल रिमार्क्स दी थी, और एक लॉयर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को 2015 का जो अपना जजमेंट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया था, तो इसको फिर से कंसिडर करने की ज़रूरत है। और अब जुडिशियरी जो है वो भी थोड़ी परेशान हो गई है सरकार के रवैये से, और जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में जब भी इश्यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो लोगों को फेस करना पड़ता है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक अपना डिसप्लेजर यानी कि अपनी नाराज़गी व्यक्त की है कि कुछ नाम्स जो हैं, कुछ नाम नॉट नाम्स, नेम्स जो हैं, कुछ नाम जो हैं वो दिए गए थे सरकार को क्लियरेंस के लिए, लेकिन सरकार ने उनको क्लियर नहीं किया। 2 बार दिए गए, 3 बार दिए गए, लेकिन फिर भी नहीं कहा, फिर भी क्लियर नहीं किया। तो जो वकील हैं जिनको जज बनाना था, सुप्रीम कोर्ट चाहती है, कॉलेजियम चाहती है कि ये वकील जो है वो जज बन जाए, लेकिन 2-3 बार फिर सरकार ने रिजेक्ट किया। तो फिर ये जो वकील थे उन्होंने ही कह दिया कि भाई हमें जज नहीं बनना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक प्रकार की टैक्टिक है कि सरकार जो है नहीं चाहती है कि कुछ नाम जो है वो वकील में से फिर वो जज बन जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देश के लिए अच्छी नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जुडिशरी वाली सिचुएशन, और एक लंबे समय से ये चीज़ जो है वो चलती आई है। ये जो 2015 वाला जजमेंट था तो 4:1 वर्डिक्ट ये आया था, 4 जजेस ने, तो 5 जजेस की बेंच थी। तो अब इसको चेंज करना है तो आपको 6 या फिर 7 या फिर 4-5 से ज़्यादा जजेस की बेंच जो है उसको गठित करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन करेगा? वो जुडिशियरी करेगी। और मिस्टर रिजिजू जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम की काफ़ी निंदा की है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी का और ओपेकनेस का इश्यू है। ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है। मीन्स ये 5 जजेस जो डिसाइड करते हैं वही होता है। तो इसको थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाने की, डेमोक्रेटिक इन द सेंस और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, ये डेफिनेटली है। लेकिन अभी तो यही सिस्टम है ना हमारे पास, तो अभी यही सिस्टम है, अभी जजेस ही तय करते हैं कौन जज बनेगा, तो लेट देम डू इट। साइड साइड में हम इसको चेंज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर जजेस की अपॉइंटमेंट ही ना हो तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है, और कॉलेजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जुडिशियरी को सोचने की ज़रूरत है। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। That's everything in today's discussion. Dear friends, do enjoy your weekend. I will see you soon. Till then, God bless you all. Jai Hind.